आज का जो लेक्चर है वो है साइंटिफिक राइटिंग पे। ये आपको इस चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा कि अगर आपने कभी रिसर्च करनी है, जो इंशाल्लाह आप लोग करोगे, बिकॉज़ ये इस फील्ड के लिए या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका ताल्लुक़ साइंस की फील्ड से है तो साइंटिफिक रिसर्च पेपर आपने कैसे लिखना है, ये हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो आएगा अ साइंटिफिक पेपर इज़ रिटन रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग ओरिजिनल रिसर्च रिज़ल्ट। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च पेपर जो होगा वो क्या होता है, एक ओरिजिनल रिपोर्ट होती है जिसके अंदर आपने जो भी साइंस की रिसर्च की है उसके रिज़ल्ट आप शो करोगे। ठीक है, द फॉर्मेट ऑफ अ साइंटिफिक paper has been defined by centuries of developing traditional editorial practice, scientific ethics, and interplay with printing and publishing services. ठीक है, रिसर्च जो पेपर है या साइंटिफिक पेपर है, इसका को डेवलप करने में या उसका जो ये पैटर्न बने हुए हैं उसको बनाने के अंदर सेंचुरीज़ लगी हैं और उसके अंदर बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है या डिपार्टमेंट्स का। उसके अंदर लाइक ट्रेडिशन जिस तरह डेवलप हो रही है, एडिटर्स की प्रैक्टिस क्या थी और साइंटिफिक रूल्स क्या हैं, मैनर्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, और प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जो सर्विसेज हैं उनकी क्या डिमांड और रोल है इन सब चीज़ों के अंदर। तो इन सब लोगों ने सेंचुरीज़ के कोलैबोरेशन के बाद साइंटिफिक पेपर क्या ये कुछ पैटर्न बनाए हैं जो तकरीबन सब साइंटिफिक पेपर्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, अ साइंटिफिक पेपर शुड हैव इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, जितने भी आपने साइंटिफिक पेपर लिखने उनके अंदर ये चीज़ इसी तरतीब से होगी। सबसे पहले अ टाइटल, देन एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद है मटेरियल्स एंड मेथड्स, उसके बाद आता है रिज़ल्ट एंड देन डिस्कशन। ओके, देन कम्स टाइटल। सबसे पहले हम टाइटल को देखेंगे। टाइटल जौन सा है वो आपके रिसर्च पेपर का टाइटल होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह किसी भी ऐसे या किसी भी काम की हेडिंग इम्पॉर्टेंट होती है तो इसका भी टाइटल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। A title should be a fewer possible word that actually describe the content of the paper. ठीक है, जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए कि उसके जितने कम लफ्ज़ों के अंदर हो सके वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पूरे टॉपिक को बता रहा हो कि इसके अंदर पेपर के अंदर उसका कंटेंट क्या है, उसका मटेरियल क्या है, किस चीज़ के ऊपर रिसर्च हुई है, क्या क्या चीज़ें उस रिसर्च में इंक्लूड हुई हैं। उसके बाद वो कहते हैं ओमिट ऑल वेस्ट वर्ड सच एज अ स्टडी ऑफ। ठीक है, इस तरह के सारे लफ्ज़ों को आप इस्तेमाल ना करें जिस तरह का ये एक टर्म है, अ स्टडी ऑफ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ, ऑब्जर्वेशन ऑन। ठीक है, आप अगर कुछ साइंटिफिक काम कर रहे हो तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टडी तो है ही। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी है और ऑब्जर्वेशन भी है। तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने से आप अपनी वर्ड लिमिट वेस्ट कर रहे हो और एक्स्ट्रा के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो बीच में। उसके बाद है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द टाइटल, एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स कीवर्ड यूजफुल इन क्रॉस रेफरेंसिंग एंड कंप्यूटर सर्चिंग। जैसे कि आपको पता है कि हर बुक में हर काम के अंदर इंडेक्स होती हैं। हर बुक के स्टार्ट में या किसी भी चीज़ के शुरू में कंटेंट वाली या इंडेक्स वाली जगह होती है जिसके अंदर टाइटल होता है और पेज नंबर होता है। तो इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ टाइटल, कि जितने भी इंडेक्स के आपने टाइटल्स देने हैं या उसके हेडिंग्स देनी है वो सब की सब किस चीज़ पर डिपेंड करती है, टाइटल में। अगर आप उसके अंदर से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स निकाल देंगे टाइटल में से तो वो कंप्यूटर सर्च में भी नहीं आएगी। अगर किसी ने आपका पेपर सर्च करना है, अगर आपके कीवर्ड्स नहीं होंगे, एक्यूरेट कीवर्ड्स नहीं होंगे तो आपके पेपर सर्च में नहीं आएगा। An improperly titled paper may never reach the audience for which it was intended to.
intended, so be specific. अगर आपने सही टाइटल नहीं दिया हुआ तो जिस ऑडियंस के लिए लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम कर रहे हो कंप्यूटर्स के बेनिफिट्स पे और आपने उसके अंदर हेडिंग में बेनिफिट नहीं दिया हुआ, तो जो भी इंटरनेट पे या किसी भी तरह से उसको सर्च करेंगे कंप्यूटर बेनिफिट्स, तो वो उस पर नहीं पहुंचेंगे। अगर आपने कीवर्ड्स गलत लगाए हुए हैं, उसमें यूज़ेस की जगह क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, तो जो डेवलपमेंट वाले हैं वो आपके रिसर्च पेपर पे जाएंगे और उनको उनकी ज़रूरत नहीं होगी, तो उसका जो है आपके पेपर की ऑडियंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। If the study of a particular species, name of it is in the title, in the inference make in the paper are limited to a particular region, then the name of the region in the title. अब जो भी आपने इम्पोर्टेंट काम किया है वो टाइटल में कम से कम आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका कोई भी रीडर है वो आपका पेपर पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर पढ़ेगा। तो आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट से 2 मिनट लगेंगे और वो आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे और आपका पेपर को उसमें अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट आपका प्रॉपर, बहुत ज़्यादा प्रॉपर लिखा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, उसकी वर्ड लिमिट भी है, वो डिस्कस करते हैं। All pre-planned abstract should be enable the reader to identify the basic content of a document quickly and accurately to determine its relevance to the reader's interest. एब्स्ट्रैक्ट जो उनसे है बहुत अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए और उसका कंटेंट बहुत एक्यूरेट और बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें सारी आनी चाहिए ताकि रीडर उसको रीड कर सकें अगर वो उसके इंटरेस्ट का है। इसके बाद आता है मोर इम्पॉर्टेंटली, एब्स्ट्रैक्ट शुड कंसाइजली समराइज द रिज़ल्ट एंड द प्रिंसिपल कंक्लूजन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, रिज़ल्ट जो आपके पेपर के आने हैं या प्रिंसिपल कंक्लूजन है उसका भी हिंट होना चाहिए। Abstract should not include the details of method employed unless the study is methodological. ठीक है, आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मेथड्स की डिटेल्स नहीं होनी चाहिए अगर आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी पर है तो। अगर है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी ब्रीफ, नॉट एक्सीडिंग 250 वर्ड्स और अदरवाइज डिफाइंड बाय अ जर्नल। 250 वर्ड की लिमिट के अंदर अंदर आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर जर्नल की डिमांड है कि उससे ज़्यादा हो तभी आप उसमें ऐड करो और उसी के अंदर अपने सारे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल और डिटेल्स हैं वो उसी के अंदर ऐड हो जानी चाहिए। ओके, रूल्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। ठीक है, इंटरेस्ट, इन्फॉर्म एंड परसुएड द रीडर। ठीक है, आपने जो है अपना पेपर लिखा है उसके अंदर वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और उसने क्या हो, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और वो रीडर की अटेंशन ले। राइट फॉर योर रीडर एंड राइट क्लियरली। ठीक है, जिस टाइप के आप रीडर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर साइंटिफिक फील्ड है तो स्पेसिफिकली उसी फील्ड के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उन्हीं के लिए लिखें और उन्हीं को क्लियरली कन्वे करें कि आप इस पेपर में क्या लिखना चाहते हैं। एलिमिनेट अननेसेसरी डिलेक्टेंस, avoid ignorance, avoid degeneration, don't over explain और avoid over statement। इन सब का मतलब ये है कि आपने अननेसेसरी डिटेल्स बीच में नहीं देनी। डिग्रेशन का मतलब ये है कि आपने अपने टॉपिक से नहीं हटना और आपने ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। जो जितनी बात है उसको उतना ही एक्सप्लेन करना है, ओवर स्टेटमेंट्स नहीं देनी। अवॉइड अननेसेसरी क्वालिफायर्स, यूज़ कंसाइज टेंसेस, यूज़ प्रिसाइज वर्ड्स, सिंपलर वर्ड्स आर प्रेफर्ड ओवर कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड यूज़ कंसाइज वर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, सिंपल टेंसेस के अंदर लिखना है, प्रिसाइज वर्ड्स यूज़ करने हैं और सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस और वर्ड्स नहीं यूज़ करने। सिंपल सेंटेंसेस आर प्रेफर्ड ओवर मोर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस। यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस
Make sure the subject and verb agree. Use affirmative rather than negative construction. Avoid the use of identify this. Use transitions. Cite source are as well as findings. Proofread your paper carefully. Spell check does not catch everything. There is a spelled correctly but not if you are meant there. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले सेंटेंसेस जो उनसे है वो सिंपल यूज़ करना है। कोशिश आपने ये करनी है कि मोस्टली आपका पेपर एक्टिव वॉइस में रहे। आपने सब्जेक्ट और वर्ब को भी सब्जेक्ट और वर्ब का जो कनेक्शन है वो बीच में प्रॉपर हो और नेगेटिव कंस्ट्रक्शन ना हो। और दिस जो है कि मतलब मोस्टली बच्चे जो रिसर्च के लिए पेपर लिखते हैं उसके अंदर दिस का वर्ड इतना हर सेंटेंस में यूज़ हुआ होता है कि दिस रिसर्च इज़ डूइंग दिस एंड इन दिस रिसर्च दिस बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ होता है। तो इसका वर्ड को कम से कम यूज़ करना है। साइट करना है अपने काम को। साइट का मतलब ये है कि एंड पे साइटेशन वाला पोर्शन है बिब्लियोग्राफी वाला, तो उसके अंदर आपने प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ से आपने मटेरियल लिया है उसको कोट करना है, प्रूफ रीड करना है और स्पेलिंग चेक आपने करने हैं कि उसमें प्रॉपर स्पेलिंग्स आपने यूज़ किए हुए हैं या नहीं किए हुए। In general, the best writing is simple and direct. Writing is that is simple and direct is the most easily understood. जो simple और direct लिखी होती है वो सबसे easily समझ आ जाती है. It also tends to be the most forceful and memorable. Use no more words than necessary and never use a complicated word if a simpler one will do just as well. ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स हैं और वो उसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर रहे हैं आपके टॉपिक को तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैनी पीपल सीम टू फील दैट राइटिंग इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे मेक्स वन साउंड्स सीरियस, स्कॉलरली एंड अथॉरिटेटिव। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करने से आपका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है, दिस एंड दैट। तो ऐसा नहीं होता। वाइल दिस टाइप ऑफ राइटिंग में साउंड सीरियस, इट इज़ नो मोर अथॉरिटेटिव देन राइटिंग that is simple and direct. Certainly it is more difficult to understand. Often it sound pompous and overbearing. ठीक है, वो रियल लाइफ वाली लैंग्वेज नहीं लगती बल्कि क्या लगती है, बुकिश सी नॉलेज लगती है। If your purpose is to be understood in a way that is both forceful and memorable, adopt a style that is simple and direct. अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू फोर्सफुली शो करे और लोग याद रखें उसको, तो आपका स्टाइल सिंपल और डायरेक्ट होना चाहिए। यूजिंग एन आउटलाइन टू प्रिपेयर योर पेपर। ठीक है, आप पहले पेपर के ऊपर अपनी आउटलाइन बना लें कि आपने पेपर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। Description of an outline. An outline is a logical general description, systematic summary, organized pattern, a visual and conceptual design of your writing. An outline reflects logical thinking and clear classification. ठीक है, आउटलाइन क्या है कि आपने लॉजिकली चीज़ों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर लिया ताकि वो आपके लिए बाद में हेल्पफुल हो कि जब आप पेपर लिख रहे हो आपको पता होगा कि किस सीक्वेंस के अंदर काम आपने करना है, कौन कौन से आपने आइडियाज़ को इंक्लूड करना है, कौन से आइडियाज़ को नहीं इंक्लूड करना। वैल्यू ऑफ आउटलाइन। अब वैल्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है आउटलाइन बनाना? aids in the process of writing, helps you organize your ideas, provide a snapshot of each section of the paper will flow, presents your material in a logical form, shows the relationship among ideas in your writing, construct an ordered overview of your writing, define boundaries and groups। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आपको हेल्प कर देता है कि आपने राइटिंग किस तरह करनी है, प्रोसेस किस तरह चलेगा। आपके आइडियाज़ ऑर्गेनाइज होके आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है तरतीब का कि पहले आपने क्या करना है, बाद में आपने क्या करना है और क्या क्या मटेरियल इंक्लूड करना है। लॉजिकल फॉर्म के अंदर आपका
मटेरियल आ जाता है, आपको ये समझ आ जाती है कि डिफरेंट पोर्शन पेपर के हैं उनके आपस में क्या रिलेशन है, और बाउंड्रीज़ एंड ग्रुप्स क्या आपने बीच में इंक्लूड करना है क्या नहीं करना, वो बाउंड्रीज़ भी आपको आउटलाइन से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं पेपर की। Developing the outline before to begin. Determine the purpose of your paper. Determine the audience you are writing for. Develop the thesis of your paper. ठीक है, जब आप आउटलाइन बना रहे होते हो तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर जाते हो, आपको पर्पस अपने पेपर का पता चल जाता है, ऑडियंस किसके लिए लिख रहे हो ये भी हो जाता है, और आपको डेवलप द थीसिस ऑफ योर पेपर, आपने जो पेपर में मटेरियल या टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर या थीम जिस तरह भी आपको समझ आती है तो वो आपको जो है उसका आइडिया डेवलप हो जाता है आउटलाइन में। जब आपने आउटलाइन बना ली है उससे नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्म। लिस्ट ऑल द आइडियाज़ दैट यू वांट टू इंक्लूड इन पेपर, समराइज द क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम, list the key points, elements pertaining to the questions or problem, organize group related ideas together, place each key point element in a separate file, order, arrange material in the subsection for general to specific or from abstract to concrete, make sure the organizing scheme is clear and well constructed, identifying the important details that contribute to each key point or element, label, create main and subheadings, note the sources pertaining to each detail। ठीक है, जब आपकी आउटलाइन बन गई है नेक्स्ट आपका स्टेप आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। जो आपके आइडियाज़ हैं उन पेपर को इंक्लूड करना है वो आप सब नोट डाउन कर लें, समराइज़ कर लें प्रॉब्लम्स को, जो आपने क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं उनको लिस्ट बना लें, पॉइंट्स की, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, एलिमेंट्स की। उसके बाद अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज़ कर लें कि जितने डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं वो उन की कैटेगरी में लिखें, उनके अलग से सेक्शन बनाएं ताकि आपको वो राइटिंग में इजी हो जाए। उनको ऑर्डर देने अरेंजमेंट के पहले पोर्शन में, बिकॉज़ आपको पता है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट का है, मेथोडोलॉजी का है, इंट्रोडक्शन का है, कंक्लूजन का है, तो इन सब पोर्शंस में जो मटेरियल आना है उनको अलग अलग अरेंजमेंट दे के ऑर्डर दे लें। ओके, ऑर्गेनाइजिंग स्कीम इज़ क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर। आप जो आपने जिस स्कीम को फॉलो करना है वो क्लियर हो और वेल स्ट्रक्चर हो, और आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ईच एलिमेंट। अब उसमें से आपने देखना है कि जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो इस पेपर की पॉइंट्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। आपने कौन कौन सी हेडिंग्स देनी है, मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, वो भी आपको पता हो, बिकॉज़ अब हम लोगों ने आउटलाइन से नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं और उसकी डेवलपमेंट उससे ज़्यादा है, उसमें मटेरियल ज़्यादा होगा, उसकी अरेंजमेंट और प्रॉपर स्ट्रक्चर जो पेपर का होगा वो काफ़ी क्लियर होगा। नोट द स्टोर रिटेनिंग इन ईच डिटेल, और आपने नोट डाउन कर लेने हैं कि आप मटेरियल कहाँ कहाँ से ले रहे हो ताकि बिब्लियोग्राफी में भी आपके लिए ईजी रहे। वर्ड यूजेज इन सेंटेंस राइटिंग, आपने किस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं साइंटिफिक राइटिंग में, ये अब डिस्कस होने वाला है। एनी ग्लोसरी ऑफ द वर्ड यूजेज अज्यूम दैट व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल टू सम यूजेस मे नॉट बी फॉर अदर। ठीक है, अब कुछ वर्ड जो होते हैं वो कहीं पे यूज़ केबल होते हैं और समटाइम्स नहीं होते। अप्रोप्रिएट और फॉर्मल वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं साइंटिफिक राइटिंग के अंदर। यूज़ अ इंग्लिश स्पेल चेकर, जब आप लिख रहे हो तो आपने क्या करना है कि इंग्लिश स्पेल चेकर यूज़ करना है ताकि आपको पता हो आपके स्पेलिंग सही हैं। मेक श्योर you use words according to the precise meaning understood by the average people। एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं तो आपने वो वाला वर्ड यूज़ करना है जिसका मीनिंग मोस्टली लोगों को एवरेज लोगों को समझ आए और वो मतलब सेम मीनिंग में बाकी लोग भी उसको उसी तरह अंडरस्टैंड करें। Ideally, you would check whether every word could be deleted or replaced by a better one। ठीक है, आपने चेक करना है कि वो वाला वर्ड वहाँ पे अप्रोप्रिएट है, उसके लिए मुनासिब है, अगर नहीं है तो उसकी जगह दूसरा वर्ड यूज़ कर लेना है। एम ऑफ इकोनॉमी,
because instead of based affect that for or instead of the purpose of, आपने वर्ड की इकोनॉमिकली यूज़ करना है, ठीक है। जितनी की ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना है, एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं यूज़ करने, तो तभी पेपर आपका अच्छा लिखा जाएगा। जो सबसे पहला स्टेप है साइंटिफिक राइटिंग के अंदर वो है आपका इंट्रोडक्शन, बिकॉज़ इससे पहले आपने सिर्फ उसकी आउटलाइन बनाई थी, उसको प्रॉपर उसकी डिवीज़न की थी और क्लियर उसकी आउटलाइन, सब हेडिंग्स, उन सबको पॉइंट राइट डाउन किया था, और उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल था। तो जब इंट्रोडक्शन आएगा, द फर्स्ट स्टेप विल बी टू मीट योर रिसर्च डायरेक्टर टू डिस्कस द कंटेंट ऑफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपने रिसर्च का जो आपके डायरेक्टर हैं उनसे मिल के अपने कॉन्टेंट्स फाइनल करने हैं। देयर शुड बी अ वेरी एक्सप्लिट ऑफ द स्पेसिफिक रिसर्च यू विल बी डूइंग. Much of your time before writing must be spent on reading appropriate papers that are the background to your work you will be doing. Your research director can help you identify these papers as you spend additional time working on the project. You should continue to read appropriate papers from the literature that will help you to understand your work better. अब आपने क्या करना है कि जब तक आपके डायरेक्टर आपको बताते हैं या वो आपको गाइड कर दें कुछ रिसर्च पेपर्स के बारे में, आपने उनको रीड करना है और उसमें से फाइंड आउट करना है कि आपने बीच में लिटरेचर रिव्यू भी तो लिखना होता है कि इस तरह के और कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल हैं और उनका पैटर्न क्या है, उन सब चीज़ों पे गौर करना है। और ऑलरेडी जो भी पेपर हैं उसको रीड इसलिए भी करना है ताकि आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि ये पेपर, आपका रिसर्च पेपर बाकी रिसर्च पेपर से डिफरेंट क्यों है। You should take responsibility for learning from your research director or someone else who is designated the papers that are most appropriate for you to read in the future. Additionally, you should acquire skills in conducting literature research on your own for relevant papers in the most current literature as they appear by checking the most appropriate journal on the regular basis. You should ask your research director to also identify paper that include the method you will be using in your studying. तो आपने इसके अलावा जितने बाकी पेपर्स हैं उनको भी रीड करना है ताकि आप अपने पेपर को उससे कंपेयर कर सको और आपको पता चल सके कि उनके अंदर कौन सी रिसर्च का मेथड यूज़ हुआ है और वो आप अपने वर्क से अपने वर्क के जो मेथड रिसर्च मेथड है उससे आप कंपेयर कर सकते हो। Having introduced the pertaining literature and demonstrate the need for the current study, you should state clearly the scope and objective. Avoid a series of point-wise statement. Use prose. The introduction can finish with the statement of objective, or as some people prefer, with a brief statement of the principal finding. Either way, the reader must have an idea of where the paper is heading in order to follow the development of evidence. आपका पेपर क्लियरली उसके अंदर मेंशन होने चाहिए कि स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है ताकि रीडर को क्लियरली पता चल सके कि आपका पेपर किस डायरेक्शन में जाना है, उसके रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स किस टाइप की होंगी। क्वेश्चंस टू एड्रेस, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है, आपके पेपर के अंदर जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो प्रॉब्लम क्या है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पर रिसर्च पेपर लिख रहे हो। व्हाट सोल्यूशन और स्टेप टूवर्ड अ सोल्यूशन डू यू प्रपोज, और आप इसके लिए कौन सा सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हो। राइटिंग द मेथड्स, अब जो आपने मेथड और रिसर्च मेथड का पोर्शन लिखना है वो किस तरह लिखना है इसके बारे में ये बताएगा पोर्शन। द मेन पर्पस ऑफ द मटेरियल एंड मेथड सेक्शन इज़ टू प्रोवाइड इनफ डिटेल्स फॉर द competent worker to repeat your study and reproduce the result, ठीक है। सबसे जो मेथड्स और मटेरियल और का सेक्शन है वो आपको डिटेल्स किस लिए बताएगा। reproduce the result, the scientific method requires that your result to be replicable and you must provide a base for repetition of the studies by other.
Often in field-based studies, there is a need to describe the study area in greater detail than in possible in the introduction. Usually, the author will describe the study region in general terms in the introduction and then describe the study site and climate in detail in the material and method section. The subheading Study Site, General Methods, Analysis may be useful in that order. अब आपने इस वाले पोर्शन के अंदर क्या करना है कि आपने जिस तरीके से आप अपनी रिसर्च करने लगे हो उसको एक्सप्लेन करना है और आपने उसके लिए इतने चीज़ें इनफ बता देनी है कि ऑलरेडी जो उसको रीड कर रहा हो उसको समझ आ जाए कि आपका रिसर्च किस तरह की होने वाली है। क्वेश्चंस टू एड्रेस, ठीक है, किस टाइप कौन से क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपने मेथड वाले सेक्शन के अंदर देने हैं। हाउ डिड यू स्टडी द प्रॉब्लम, आपने किस तरह स्टडी प्रॉब्लम जो आपने पहले एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन में उसको आपने किस तरह स्टडी किया है। व्हाट डिड यू सी, आपने इसमें क्या यूज़ किया, मटेरियल कौन सा यूज़ किया, सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं। हाउ डिड यू प्रोसीड, मे बी अ सब हेडिंग एज मेथड्स और प्रोसीजर, ठीक है, आपका इस प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर था ये भी आपने इसी पोर्शन में मेंशन करना है। Writing the result and discussion. In the result section, you present your findings, present the data listed and coincide with the important trends extracted and described because the result comprise of new knowledge that you are contributed in the world. It is important that your finding be clear and simple stated. The result should be short and sweet without excessive verbiage. जैसे कि आपको पता है कि रिसर्च पेपर यूनिक होते हैं, पहले उस पर कोई काम नहीं मतलब स्पेसिफिकली जो आपने काम किया होता है उस तरह का काम किसी और ने नहीं किया होता। तो आपका जो रिज़ल्ट है उसके अंदर आपने क्लियरली बताना है कि आपने क्या फाइंडिंग्स की हैं और वो इस वर्ल्ड के लिए किस तरह हेल्पफुल हैं, बाकी लोग इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आपने क्लियर और सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखना है। क्वेश्चंस टू एड्रेस, व्हाट डिड यू ऑब्ज़र्व, ठीक है, पूरे रिसर्च पेपर में या पूरी रिसर्च वर्क के अंदर आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की है ये आपने रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स में वाले पोर्शन में बताना है। प्रिपेयरिंग द रेफरेंसेस सेक्शन, ठीक है, लास्ट के अंदर सबसे आता है रेफरेंस सेक्शन। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स यूज्ड बाय जर्नल फॉर रेफरेंसिंग इंफॉर्मेशन। साइटेशन इन द टेक्स्ट मे बी referred to by number or by author name. In the reference section, the citation are then arranged numerically and alphabetically. Some journals have the submitter first alphabetize and the authors and then number each, and this is complicated system and one which we will not use, ठीक है। अब जो साइटेशन का पोर्शन है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट जर्नल्स के लिए, कुछ की डिमांड डिफरेंट होती है, कुछ की डिफरेंट होती है। कुछ लोग जौन से हैं अपने साइटेशंस को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करवाते हैं और कुछ जौन से हैं नंबर्स की फॉर्म में करवाते हैं। ये APA और MLA का स्टाइल नॉर्मली यूज़ होता है, तो इसका मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जब आप रिसर्च पेपर लिखने लगोगे तो आपको उसी टाइम देखकर उसको आप फॉलो कर सकते हो उसके इंस्ट्रक्शंस को। Whichever system you utilize, the reference itself must include the following. आप जौन सा मर्ज़ी जनरल के लिए लिख रहे हो या जो मर्ज़ी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, जैसे APA या MLA, जो नीचे फॉलोइंग चीज़ें हैं ये आपके साइटेशन के अंदर ज़रूर आनी चाहिए। ऑल ऑफ द ऑथर्स लिस्टेड ऑन द पब्लिकेशन और ऑन द चैप्टर इफ़ साइटेड अ बुक, ठीक है, जिस बुक का आपने ज़िक्र किया है अपनी रिसर्च पेपर का उसका ऑथर्स और पब्लिकेशन के बारे में डिटेल्स। द टाइटल ऑफ पेपर और अ चैप्टर इफ़ साइटेड अ बुक, जिस चैप्टर या बुक में पेपर में से आपने मटेरियल यूज़ किया है अपने रिसर्च के अंदर तो उसका नाम। द नेम ऑफ द जर्नल और बुक, जिस जर्नल या बुक से आपने मटेरियल ली है उसका नाम। एडिटर्स इफ़ अ बुक इज़ साइटेड, एडिटर्स का नाम आपने इंक्लूड करना है। वॉल्यूम नंबर, कंप्लीट
पेग्नेशन फर्स्ट एंड द लास्ट पेज ऑफ द वर्क, साइटेड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये सब चीज़ें बीच में होनी चाहिए। थैंक यू क्लास।